हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स हम इस फॉर्मूले में करने वाले हैं। न्यूमेरिकल में क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी में बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, एन एलिमेंट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में उसके लिए रेजिस्टेंस कितना था, 400 ओम था। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आर नॉट का मतलब होता है पहले कितना रेजिस्टेंस था, टी नॉट का मतलब क्या होता है कि पहले कितना टेम्परेचर था, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है व्हेन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 410 ओम, ठीक है। जब उसका रेजिस्टेंस 400 से 410 ओम हो जाएगा तो कितना टेम्परेचर राइज किया होगा, हम लोगों ने कितना टेम्परेचर बढ़ाया होगा वो निकालना है हमको, ठीक है। चलो, हमको अल्फा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोगों को, 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या चीज़ दे रखी है हमको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो आर क्या होता है यहाँ पे, आर का मतलब होता है बाद वाला रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कितना रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस कितना हुआ है यहाँ पे 410 ओम, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का रेजिस्टेंस दे रखा है हमको, ठीक है। उसके बाद है आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने से पहले कितना था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले कितना रेजिस्टेंस दे रखा था हम लोगों को, 400 ओम दे रखा था। तो आर नॉट की जगह में कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट। टी की वैल्यू तो हमको निकालनी है, टी का मतलब होता है कि बाद में कितना टेम्परेचर हुआ होगा, ठीक है। तो वही बाद वाला टेम्परेचर हमको यहाँ पे निकालना है। तो टी की जगह में टी रखेंगे, माइनस टी नॉट की जगह में रखेंगे कि पहले कितना टेम्परेचर था। तो पहले कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है अब यहाँ पे, ठीक है। जो 400 है, 400 को इधर डिवाइड में लेके आते तो 410 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 400, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, टी माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 41/40 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ब्रैकेट के अंदर टी माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। इस साइड आके 1 क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, ठीक है। तो 41/40 माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ब्रैकेट के अंदर टी माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 41/40 में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो जब किसी भी दो नंबरों को प्लस या माइनस किया जाता है तो हमेशा डिनोमिनेटर सेम किए जाते हैं। तो 1 के डिवाइड में कितना है 1, और इधर डिवाइड में कितना 40। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 40 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे, 41 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 1/40। तो इन दोनों को माइनस करके आंसर कितना आएगा, 1/40 इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा टी माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसको किधर लेके आएंगे, डिवाइड में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/40, ठीक है। तो 1/40 के डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी माइनस 25, ठीक है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे 10⁻⁻⁴ है, इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो 10⁻+4 हो जाएगी ना। तो 10⁻4 डिवाइड में आ जाएगा 40 इंटू 1.4 इक्वल्स टू टी माइनस 25, ठीक है। तो इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻4 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, और डिवाइड में कितना 40 इंटू 1.4 इक्वल्स टू टी माइनस क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.4 इक्वल्स टू टी माइनस 25 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 से अगर 1000 को कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 कैरी चले जाएगा, 4 5 जा 20, 250 आ जाएगा, 250/1.4 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर अगर हम
एक और 0 लेके आएंगे तो इधर 14 आ जाएगा, इक्वल्स टू टी माइनस कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो उसके बाद अगर हम इधर डिवाइड करेंगे तो 2 7 जो 14, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, एक कैरी 2 5 जो 10, तो 1 2 5 0 डिवाइड में कितना आ जाएगा 7 इक्वल्स टू टी माइनस 25, ठीक है। 25 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 2 5 0 डिवाइड बाय 7 प्लस 25 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो टी की वैल्यू यहाँ पे आएगी 225.73 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टी की वैल्यू आएगी 225.73 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर बाद में हुआ होगा, यानी कि पहले कितना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। 25 डिग्री सेल्सियस में कितनी थी रेजिस्टेंस की वैल्यू 400 ओम थी। 25 डिग्री सेल्सियस में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी थी 400 ओम थी। 25 डिग्री सेल्सियस से जब हम लोगों ने इतना टेम्परेचर बढ़ाया है, यानी कि लगभग 200 हम लोगों ने बढ़ाया है टेम्परेचर, ठीक है, तो तब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना हुआ है 410 ओम हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी थी कि बाद में कितना टेम्परेचर हुआ होगा जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस को इतना कर दिया है 410 ओम कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्टेज ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds at a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of element if room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। गिवन अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है हम लोगों को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में बोल क्या रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक नाइक्रोम की वायर थी, ठीक है। जो वायर है वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। बैटरी का जो वोल्टेज है वो 230 वोल्टेज था, ठीक है। 230 वोल्टेज है बैटरी का, ठीक है। तो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इनिशियली, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। हमको कैसे पता चला टेम्परेचर बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है बैटरी तो देखो चेंज हुई नहीं है यहाँ पे, बैटरी का वोल्टेज उतना है 230 वोल्टेज ही है, बस करंट यहाँ पे चेंज हो गया है। करंट पहले कितना था 3.2 एम्पियर था, अब बाद में जो करंट की वैल्यू दी है उन्होंने, स्टेडी जो करंट की वैल्यू दी है वो कितनी हो गई है 2.8 एम्पियर हुई है। और हमको पता है जब भी करंट कम हुआ है इसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा है, और रेजिस्टेंस बढ़ा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज को तो हमने चेंज किया ही नहीं है, वोल्टेज को कम किया होता तो ये करंट की वैल्यू भी चेंज होती है यहाँ पे, ठीक है, करंट की वैल्यू कम होती, लेकिन वोल्टेज हमने चेंज नहीं किया है, यहाँ पे बैटरी चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब जब करंट की वैल्यू चेंज हुई है तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, ठीक है। टेम्परेचर बड़ा होगा तो करंट की वैल्यू कम हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ना यहाँ पे मेन चीज़ जो हमारे पास फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला हमारे पास ये R इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, मेन चीज़ ये है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी, इससे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है यहाँ पे कि टेम्परेचर कितना हुआ होगा बाद में, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इस टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है कि बाद में कितना टेम्परेचर हुआ होगा। जब करंट की वैल्यू 2.8 एम्पियर है तो इतने में टेम्परेचर कितना था, पहले तो 27 डिग्री सेल्सियस था, बाद में कितना टेम्परेचर हुआ होगा वो निकालना, टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये कि अल्फा तो गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, T0 भी गिवन दे रखा है, 1 तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, R0 और R निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ से निकलेगा। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है, ठीक है। R की जब हम लोग क्या निकाल रहे होंगे R0 निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R0, और जब हम पहले वाला R0 निकाल रहे होंगे, R0 का मतलब क्या होता है कि जो पहले वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। V इक्वल्स टू क्या है IR0 आ जाएगा। V का मतलब तो वोल्टेज, वोल्टेज तो हम लोगों ने चेंज किया ही नहीं है, चाहे पहले वाला रेजिस्टेंस हो या बाद वाला रेजिस्टेंस हो, जो 230 वोल्ट का वोल्टेज है वो हमने चेंज नहीं किया है यहाँ पे। इसका मतलब V की जगह में तो 230 ही आएगा। R0 जब यहाँ पे है तो करंट सेम नहीं आने वाला है, देखो वोल्टेज सेम है दोनों के लिए, R और R0 के लिए वोल्टेज सेम ही है, लेकिन करंट नहीं है दोनों के लिए सेम, करंट सेम नहीं है तभी तो रेजिस्टेंस अलग अलग आया है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम I की बात करेंगे यहाँ पे तो पहले वाला जो रेजिस्टेंस था उसके लिए I की वैल्यू ज़्यादा है ना 3.2 है, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा R0,
तो आर नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3.2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 230 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3.2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू 375 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला वाला करते हैं। आर नॉट की वैल्यू निकाल दी, अब आर की वैल्यू निकालनी, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वोल्टेज वही है 230 है। ठीक है, लेकिन अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट कितना है, 2.8 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 575 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 7 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हमको वैल्यू पुट करनी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह में कितना लिखेंगे हम लोग, 575 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 7 इक्वल्स टू 575 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 8, ब्रैकेट के अंदर तो वही 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और यहाँ पे क्या, अभी इसके लिए इसको डेल्टा टी लिख लेते हैं। ठीक है, जब बाद में सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद इधर 575 से 575 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1/7 इक्वल्स टू 1/8, 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा टी। ठीक है, तो 8 इधर ऊपर आ जाएगा तो 8/7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा टी आ जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 1 को अगर इधर हम लोग माइनस करेंगे तो 1/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 1/7 इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको इधर हम डिवाइड में लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10⁴ डिवाइड में 7 इंटू 1.7। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई, ये पूरा का पूरा तो इधर डिवाइड में ही आएगा। ठीक है, 1.7 इंटू 10⁻⁴ इधर 7 के साथ आएंगे, लेकिन 10 की पावर जो -4 है वो नीचे था, उसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगी, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको अगर हम अब पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो डेल्टा टी की जगह में अब हम लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो टी माइनस टी नॉट कितना था, उन्होंने कितना दे रखा था, रूम टेम्परेचर हम लोगों को 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, तो डेल्टा टी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 27, और वो किसके इक्वल्स से 10 की पावर 4 7 इन डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1.7। 27 माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस में, तो जो टी है फाइनल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 867.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी जब हमारा जो करंट है ना, करंट की वैल्यू कितनी हुई है, 2.8 एम्पियर हुई है। ठीक है, तो पहले करंट कितना था, 3.2 एम्पियर था, बाद में करंट कितना हुआ, 2.8 एम्पियर था। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हमको आर और आर नॉट की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लोगों ने क्या करा, ओम्स लॉ लगाया यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो टेम्परेचर कितना आया हमारे पास, 867.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एट रूम टेम्परेचर दे रखा, इसका मतलब किसकी वैल्यू हो जाएगी, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। टी नॉट की वैल्यू कितनी है, 2.27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। 27 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। ये किसकी वैल्यू है, टी नॉट की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर, इसमें टी की वैल्यू निकालनी है, टी दे रखा टी नॉट की, टी नॉट दे रखा, टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। ठीक है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, देखो ये पहले वाला रेजिस्टेंस है, पहले वाला बोलने का मतलब है कि आर नॉट की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू है। आर दे रखा, आर नॉट दे रखा, टी नॉट दे रखा, अल्फा दे रखा है, हमको टी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो जब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, बाद में कितना हो, 1027 डिग्री सेल्सियस। मतलब इससे पता चल रहा है हमको टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने के हिसाब से रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ रहा है। देखो रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है, सिर्फ 17 ओम बढ़ा है, रेजिस्टेंस का डिफरेंस सिर्फ 17 ओम है, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ गया, 1000 आ गया, यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस आ गया। पहले कितना था, 27 था ना, बाद में कितना हुआ, 1000 हो गया। ठीक है, मतलब 1027, तो डिफरेंस कितना आया, 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस के हिसाब से जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस है वो बहुत कम है, मतलब। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम ऐसी है, बस इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सारी वैल्यू दे रही है, अल्फा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है। अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, टेम्परेचर भी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि किसकी वैल्यू, आर नॉट की, ये किसकी वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू दे रखी है, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, बाद वाला रेजिस्टेंस, बाद में कितना रेजिस्टेंस हुआ है, ये उसकी वैल्यू दे रखी है, आर दे रखा है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है,
ये क्या दे रखा है यहाँ पे, पहले वाला टेम्परेचर यानी कि T नॉट, और ये क्या दे रखा है, T दे रखा है, ठीक है। तो R नॉट दे रखा है, R दे रखा है, T नॉट दे रखा है, T दे रखा है, यहाँ पे हमको अल्फा निकालना है, ठीक है। तो वो फार्मूला वही पुट होएगा यहाँ पे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी लास्ट में, 0.00393 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में। इंपॉर्टेंट टर्म्स फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है, कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को जो रोकता होगा, जिसकी वजह से करंट रुकेगा। जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में टकरा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट रुक रहा था, ठीक है। रुकना मतलब क्या होता है कि करंट की जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं रही है वहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो करंट को रोकता है। अगर हम उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा क्या होएगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट का घटना, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, करंट का बढ़ना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। जो रेजिस्टेंस का वो होएगा, रेसिप्रोकल होएगा, वो क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। अगर हम यूनिट की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स या मो भी बोल सकते हैं, और साइमेन भी होती है, ठीक है। चलो उसके बाद कंडक्टेंस तो हो गया, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होएगी, रेजिस्टिविटी की, ठीक है। मतलब जो कंडक्टेंस था, जो जी था जिसकी बात कर रहे थे, वो किसका रेसिप्रोकल था, आर का। और जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो किसकी रेसिप्रोकल होएगी, रो की। रो मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। ओम्स लॉ में आपको रजिस्टिविटी पता होगी, जब हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था कि जो आर होता है किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है, तो वहाँ पे रो भी आया था हमारे पास, रजिस्टिविटी आया था, ठीक है। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होती है, रजिस्टिविटी की, ठीक है। और कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/रो। द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। एसआई यूनिट की बात करेंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि इसकी अगर हम रो की बात करेंगे तो रो की एसआई यूनिट क्या थी, ओम मीटर थी। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है ना, तो यूनिट का भी तो रेसिप्रोकल होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, करंट डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। करंट डेंसिटी होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। देखो हमारे पास एक वायर है, वायर के पूरे वॉल्यूम में जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वहाँ पे उसके एरिया से, तो वो क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, सॉरी, ये क्या है, एरिया। पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, जे से। जे इक्वल्स टू क्या होता है, I/A, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे, आई की होती है एम्पियर, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी, एरिया मीटर -2, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जो करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलो ईएमएफ की बात करते हैं अब, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारा जो सेल है वो यूज़ में नहीं है, जब हम सेल, हमारे पास एक सेल है, अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, जैसे ये सेल है, इसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल होगा उसको क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या है, टीपीडी है। टीपीडी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमारा सेल ऑन होगा, ठीक है, सेल यूज में होगा, तो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टीपीडी बोलेंगे। टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अब ना ये तो डेफिनेशन की बात होगी, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है कि सेल का भी ना अपना खुद एक रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक सेल होता है ना, तो सेल के अंदर कुछ लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब कुछ घोल भरा हुआ होता है, ठीक है, कुछ सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। उनमें बहुत सारे आयंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास सेल बन रखा है, सेल क्या होता है, अगर आप लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें होगा केमिस्ट्री में ये सेल के बारे में पूरा डिटेल में कि सेल कैसे बनते हैं, ठीक है।
तो अभी हम थोड़ा उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है यहाँ पे टीपीडी और ईएमएफ समझने के लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि जो सेल होता है ना, ठीक है, सेल के अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब पता होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो आयंस में टूट जाते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कोई भी एक घोल, जैसे NaCl ले लिया हम लोगों ने, NaCl को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि क्या चीज़ है। तो होता क्या है, अगर ना इसमें दो टर्मिनल डाले जाते हैं, ठीक है, दो रॉड डाल दी मान लेते हैं हमने, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो आयंस होंगे ना, इसकी वजह से करंट फ्लो करता है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो फ्री आयंस होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी रहती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या वहाँ पे फ्री आयंस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, फ्री आयंस की वजह से फ्लो हो रही है। जो NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब ये फ्री हुए हैं तो इनकी वजह से हुई है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है, फ्री आयंस की वजह से, ठीक है, ठीक है। तो ना जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है, करंट मतलब कम होता है। यहाँ पे भी जो आयंस होंगे ना, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे भी जनरेट होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी कि अब यहाँ पे भी करंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है, अभी हमने सेल को ऑन नहीं किया है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो सेल है हमारा, ठीक है, सेल कितना वोल्टेज का है, 20 वोल्टेज का है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है कि क्या है यहाँ पे, इसके बाहर ना मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो 20 वोल्टेज का रेजिस्टेंस है ना, अगर मैं स्विच को ऑन करूँगी, यहाँ पे हमारे पास मान लेते एक स्विच है, ठीक है, स्विच को अगर मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो 20 वोल्ट का रेजिस्टेंस है टोटल, इसको मिलना चाहिए था 20 वोल्ट, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो किस में जानी चाहिए थी, इस रेजिस्टेंस में जानी चाहिए थी, क्योंकि कोई और रेजिस्टेंस तो है नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। तो जो 20 वोल्ट का रेजिस्टेंस है वो किसको मिलना चाहिए था, सिर्फ इसको मिलना चाहिए था, इस रेजिस्टेंस को। लेकिन होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली जब हमने वैल्यू देखी कि इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो उसकी वैल्यू 19.9 आई है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो 0.1 वोल्ट था वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, कहीं और वेस्ट हो रहा है। तो होता क्या, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम करंट की बात करेंगे, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब हम ना ऑन कर रहे होंगे स्विच को, जैसे हम लोगों ने ऑन किया यहाँ पे, तो जो करंट होगा ना वो ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। इधर को बैटरी के अंदर भी तो आएगा, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल में आएगा तभी तो यहाँ से बाहर फ्लो होएगा करंट, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब करंट यहाँ से इस बैटरी के अंदर की बात हो रही है अभी, इस नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से बहुत थोड़ा बहुत जो पोटेंशियल होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जो थोड़ा बहुत पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब जो एनर्जी होती है थोड़ी बहुत वेस्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाने में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो टोटल पोटेंशियल था बैटरी का वो हमको रेजिस्टेंस में नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा, 19.9 मिलेगा। तो इसका मतलब जो 0.1 पोटेंशियल था वो वेस्ट हुआ कहाँ पे, ठीक है। जो 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल था वो कहाँ गई है, वो इतनी एनर्जी वो यहाँ वेस्ट हुई है, जिसको हम लोग इंक्लूड कर ही नहीं रहते वहाँ पे, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है, जब हम लोगों ने बैटरी को ऑन नहीं किया है तो इसके अंदर का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट होगा ना, ठीक है। अभी तो वो वेस्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने बैटरी को ऑन नहीं किया है, जब बैटरी यूज़ में नहीं है या फिर जो सेल है वो यूज़ में नहीं है, तो उस टाइम पे जो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल होगा, यानी कि 20 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन करने के बाद कितना होगा, दोनों टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल 19.9 होगा, ठीक है। तो अब उसको क्या बोलते हैं, टीपीडी बोलते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ हमेशा टीपीडी से ज़्यादा होगा अगर हम सेल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो अब ना चार्जिंग की बात करते हैं। चार्जिंग इसके थोड़ा ऑपोजिट होता है, ठीक है। चार्जिंग बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मान लेते हो यहाँ पे मैंने प्लग से ऑन कर रखा है, ये सेल है, अब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो क्या रहा होगा कि दे तो मैं इसको 20 वोल्ट रही हूँ, ये जो बैटरी है ना इसको मैं 20 वोल्ट से चार्ज कर रही हूँ, यहाँ पे 20 वोल्ट, जो 20 वोल्ट है वो जाना चाहिए था इधर। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे 20 वोल्ट इधर गया, मैंने देखा कि इसमें तो सिर्फ 19.9 वोल्ट पहुँचा है,
ठीक है। बाकी का जो 0.1 वोल्ट है वो गया कहाँ पे है आपकी बार, ठीक है। तो बाकी का जो 0.1 वोल्ट था वो वेस्ट हुआ कहाँ, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक उन आयंस को पहुंचाने में, ठीक है। जब हम इसको चार्ज कर रहे होंगे तो उस टाइम पे चार्ज करने के लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचना जरूरी है आयंस का, क्योंकि इस बैटरी को अगर मैं दोबारा यूज़ करूँगी तो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे ना, चार्ज करेंगे तो ऑपोजिट होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा उनको, ठीक है। जो आयंस होंगे ना उनको यहाँ से इस टर्मिनल में पहुँचना पड़ेगा। जब मैं चार्ज कर रही होंगी इसको, बैटरी को या जो सेल होंगे उनको चार्ज कर रही होंगी, तो यहाँ से यहाँ आयंस को पहुँचना होगा, तो थोड़ी बहुत एनर्जी का वेस्ट उसमें भी तो होगा ना। तो इसका मतलब 20 वोल्ट का जो मैं चार्ज दे रही हूँ, जो बाहर वाला पोटेंशियल, आपकी बार अगर ध्यान से देखेंगे ये जो 20 वोल्ट है ना, ये बाहर वाला पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल है वो, ठीक है। और ये जो बाहर वाला पोटेंशियल था इसको हम लोग क्या बोलते थे, टीपीडी बोलते थे, ठीक है। और जो अंदर वाला पोटेंशियल है, इन दोनों टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ईएमएफ बोलते थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में ईएमएफ ही ज़्यादा होगा और टीपीडी कम होगा, डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है। अगर हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, सेल को बैटरी को यूज़ कर रहे होंगे, चार्ज नहीं कर रहे, अगर हम इसे यूज़ कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो ईएमएफ होगा वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, टीपीडी से ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चार्ज कर रहे होंगे तो आप लोग खुद सोच के देखो ना, अगर हम लोग चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे कि अगर यहाँ से चार्ज 20 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है, 20 वोल्टेज हम लोग इसको दे रहे हैं, लेकिन 20 वोल्ट यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आयंस को ले जाने में थोड़ा बहुत वर्क डन भी तो करना पड़ेगा ना, आयंस भी तो आपस में कोलाइड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी का वेस्ट हुआ है, 19.9 वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो अब मान के चलते इसमें यहाँ पे हमारे पास रजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास बैटरी है, इसको हमने चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद कितना वोल्टेज आया था, 19.9 वोल्ट आया था, ठीक है। अब इसको यूज़ कर रहे हैं हमें, तो हमको ऐसा लग रहा था कि जो 19.9 वोल्ट है ना वो हमको पूरा इसमें मिल जाएगा, 19.9 वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आयंस यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो थोड़ा बहुत एनर्जी का वेस्ट भी तो होगा। हमको 19.8 वोल्ट मिला, बाकी का जो 0.1 वोल्ट था वो वेस्ट कहाँ पे हुआ है, इन दोनों के बीच में आयंस को पहुंचाने में। तो समझ में आया कि क्या होता है यहाँ पे, ईएमएफ क्या होता है, टीपीडी क्या होता है। ईएमएफ होता है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, ठीक है, और टीपीडी क्या होता है, ये वाला पोटेंशियल, ठीक है वो इन दोनों के दोनों है, तो वो दोनों ही टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ना, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल चाहे ये वाला बोलो ये वाला बोलो, है तो वो दोनों ही टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल। पर ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ईएमएफ, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यूज़ नहीं हो रहा है। ये वाला तो तब आएगा ना जब यूज़ हो रहा होगा वो, ठीक है। तो जब ये वाले की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टीपीडी, ठीक है। तो अंदर वाला ये वाला जो टर्मिनल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का जो ये वाला टर्मिनल है, ठीक है, तो जब बैटरी यूज़ नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा, यूज़ हो रही होगी तो ये क्या हो जाएगा, टीपीडी हो जाएगा, ये वाला होगा फिर यूज़ होते टाइम, ठीक है। चलो, तो चार्ज कर रहे होंगे अगर हम लोग तो उस टाइम पे जो ईएमएफ होगा ना वो कम हो जाएगा और टीपीडी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चार्ज नहीं कर रहे, यूज़ कर रहे तो टीपीडी कम होएगा, ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है। पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, जब वो यूज़ में नहीं होगा तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का, तब ये वाला तो आएगा नहीं ना पोटेंशियल उस टाइम पे, तो ये वाला आएगा पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। टीपीडी मतलब क्या होता है, जब यूज़ में होगा, यूज़ हो रहा होगा तब तो ये पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग, तब तो ये वाला पोटेंशियल आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल होता है ना, मैंने अभी बोला इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है केमिकल्स होते हैं जो, ठीक है, जो आयंस में टूट जाते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, तो वो केमिकल है ना। तो उस केमिकल से हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है हमको, ठीक है। तो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने पहले ही बता दिया था कि सेल के बीच में, सेल भी क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। सेल के बीच में भी रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आयंस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंचाने में एनर्जी का वेस्ट होता है, वर्क डन करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल व्हेन इट इज़ इन यूज़ एंड रिप्रेजेंट बाय आर, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ऐड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसके साथ हमेशा ऐड किया जाएगा, ठीक है।
सेल का कनेक्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेल का कनेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर इस सेल का, ये जो हमारे पास सेल है इसका वोल्टेज अगर क्या होगा E1 होगा और इसका वोल्टेज अगर E2 होगा, ठीक है। ईएमएफ की बात कर लेते हैं, इसका ईएमएफ E1 होगा, इसका ईएमएफ E2 होगा, तो ईएमएफ को क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे जोड़ रखा होगा हमने, सेल का कनेक्शन ऐसे कर रखा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव कर रखा होगा, तो यहाँ पे लेट कर लेते कि दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ी होगी यहाँ पे, तो E2 मान लेते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, और E1 की कम होगी यहाँ पे। तो अगर E2 की वैल्यू ज़्यादा है, E1 की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, E2 माइनस E1, ठीक है। लेकिन अगर E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, ठीक है। और करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होएगा, ठीक है। देखो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो होता है ना, इसकी वजह से देखेंगे तो ऐसे फ्लो होगा और इसकी वजह से देखेंगे तो ऐसे फ्लो होएगा। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगा। तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस डायरेक्शन में, E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगा, ठीक है। और इनके लिए तो डायरेक्शन किसी एक से ही निकाल लेंगे, तो दोनों की वजह से, क्योंकि सेम डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो कैपिटल आर था, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, उसको तो अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर देख लेते हैं। लेंथ करता है, एरिया करता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया था, ठीक है। उसके बाद मटीरियल भी अफेक्ट करता है उसको, ठीक है। टेम्परेचर के लिए भी हमने किया था, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो ना, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स डाल रखे हैं, इलेक्ट्रोड का नेचर, ठीक है। दूसरी चीज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो घोल उसके अंदर डाल रखा है, जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है उस पर, जो आयंस बना रहे हैं, जो आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गैप बिटवीन द जो दो इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं उसके अंदर, ठीक है, उनकी बात हो रही है। उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो गैप होगा उस पर डिपेंड करता है। गैप जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा सेल का, क्योंकि देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमें अब उसको पहुंचाना है, आयंस को पहुंचाना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा गैप होगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना टाइम लगेगा, मतलब उतना ज़्यादा टकराएंगे वो, उतना ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ना। आयंस को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लाने में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी तो उतना ही ज़्यादा होगा फिर, ठीक है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होगा ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, जैसे इलेक्ट्रोड्स हमने अंदर डाल रखे हैं उसके, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड का एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा यहाँ पे, ठीक है। टू प्रूव दैट E इक्वल्स टू, ई का मतलब EMF की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। E इक्वल्स टू V प्लस IR, V का मतलब क्या होता है, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है। और ये क्या है, EMF दे रखा है, तो जो EMF होगा वो क्या है, V प्लस IR, ठीक है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V प्लस IR हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका है ये, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सेल है, और ये उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। EMF मान लेते E है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है। और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, V है, क्योंकि हमको पता अगर अकेला भी होगा ना तो भी E पूरा इसको नहीं मिलने वाला, जो EMF होगा वो इसको नहीं मिलेगा पूरा टोटल। क्यों, क्योंकि इसमें इस रेजिस्टेंस में भी तो वेस्ट होगा। देखो ये रेजिस्टेंस मैंने भले बाहर बना रखा, बाहर का नहीं है, इसी के अंदर का रेजिस्टेंस है, इसलिए ऐसे मैंने सर्कल कर रखा है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बाहर का मैंने छोटा सा R रेजिस्टेंस बना रखा है ना, वो इसका है, सेल का है, यहाँ पे जो सेल लगा रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देख, करंट I फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। जो EMF होगा ना वो किस किस में वेस्ट होगा, ये जो EMF होगा ना ये किस किस चीज़ में वेस्ट हुआ है, इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में। EMF जो होता है वो रेजिस्टेंस में ही तो वेस्ट होता है ना, वेस्ट मतलब होता है कि इनमें यूज़ हो रहा है उस EMF का, ठीक है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस में यूज़ होगा, इसमें जो यूज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है, V, ठीक है, प्लस इसमें कितना यूज़ हो रहा है पोटेंशियल हमको नहीं पता है, ठीक है, पर करंट तो पता है हमको I, और ये इसका रेजिस्टेंस कितना R। अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होगा तो I की जगह में तो I होएगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें I तो करंट उतना ही फ्लो होएगा, R कितना आएगा, स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो यही डेरिवेशन करना था। डेरिवेशन भी क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि जो EMF होगा वो इन दोनों में यूज़ हो रहा है,
एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V, और एक खुद का सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ये डेरिवेशन दिखा रखा है यहाँ पे कि मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई फ्लो होएगा, आई इक्वल्स टू क्या होएगा, ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, अगर हम आई निकालेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाय आर। वी क्या है यहाँ पे, ईएमएफ है, ठीक है। टोटल जो यहाँ पे ईएमएफ दे रखा है हमको, उसकी वैल्यू कितनी, ई है। टोटल रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। जो कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर है, इसको वी भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। इस वाले रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको वी भी लिख सकते हैं और आई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी प्लस कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन अगर चार्ज हो रहा होगा तो, अगर हमारी बैटरी या सेल चार्ज हो रहा होगा तो टीपीडी इज़ ग्रेटर देन ईएमएफ। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ईएमएफ ही ज़्यादा होता है, पर अगर हम चार्ज कर रहे होंगे तो उस टाइम पे ईएमएफ कम हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो याद रखना, जो न्यूमेरिकल भी आएगा तो न्यूमेरिकल में ध्यान से देखना कि चार्ज हो रहा है या यूज़ हो रहा है वो, ठीक है। यूज़ हो रहा होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन चार्ज होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा वहाँ पे, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे, सेम ऐसी है, इसका भी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल आर की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल आर को इधर ही रखेंगे, ई माइनस वी, वी इधर माइनस में चले जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वी, ठीक है। और आई किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ई माइनस वी डिवाइड में क्या आ गया, यहाँ पे आई आ गया, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। आई को इसके साथ भी सेपरेट कर लेते हैं, इसके साथ भी, वी डिवाइडेड बाय आई है यहाँ पे, ठीक है। तो v डिवाइडेड बाय जो i है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो v डिवाइडेड बाय i है ना, इसको हम लोग कैपिटल R भी तो लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे हमको i दे रखा है, इस i की जगह में क्या लिख सकते हैं, v बाय आर, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, यहाँ पे ऐसे दे रखा है कि r इक्वल्स टू ई बाय आई माइनस वी बाय आई दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास e बाय आई है, e को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। जो i है ये डिवाइड में, इस i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाय आर, ठीक है। जो इसके डिवाइड का r है उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। माइनस v बाय आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल R लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल r इक्वल टू, इन दोनों में ना कैपिटल R कॉमन आ रहा है, तो कैपिटल R कॉमन लेंगे तो e बाय वी माइनस वन, ठीक है। तो यही करना था हमको, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा।